हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 68 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित पर्यावरण एवं पार्ट्स के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच उत्तरी प्रशांत महासागर में समुद्री मलबे का एक संग्रह है। इस संदर्भ में निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी इस पैच के चारों ओर प्रवाहित होती है? फ्लोरिडा धारा, एंटिल्म धारा, कनारी धारा और अजोरेस धारा। उत्तरी प्रशांत धारा, उप आर्कटिक धारा, अलास्का धारा, कैलिफोर्निया धारा, उत्तरी प्रशांत धारा, अनादिर धारा, बेरिंग धारा और अल्यूरिशियन धारा। कैलिफोर्निया धारा, उत्तरी विश्वतीय धारा, क्यूरोसिया धारा और उत्तरी प्रशांत धारा। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच उत्तरी प्रशांत महासागर में समुद्री मलबे का एक संग्रह है और ग्रेट पैसिफिक जो गार्बेज पैच है इसे प्रशांत कचरा भंडार भी कहा जाता है। और ये जो है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट से लेकर जापान तक समुद्र में विस्तृत है। देखिए आपके सामने यहाँ पर मैप दिया हुआ है। एक तरफ आप देख पा रहे हैं, यानी कि आपका जो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, एक तरफ ये है और ये आपका अलास्का प्रांत है संयुक्त राज्य अमेरिका का, और ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस साइड में आप ये देखेंगे, यहाँ पर जापान वाले द्वीप समूह है, ऊपर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया ऊपर पड़ रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो लाइन है इक्वेटर लाइन नीचे से जाती है। देखिए मैं आपको आभासी रूप से दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको समझना होगा चीज़ों को। यानी अगर आपके पास मैप वगैरह है तो आप मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर मैं चूंकि पूरा मैप नहीं दिखा सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर इस आधा मैप लिया है ताकि आपको समझाया जा सके। अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का ये वाला जो हिस्सा है पश्चिमी हिस्सा है, और इधर आप ये देखेंगे ये जो आपका जापान वाले साइड है, जापान का ये पूर्वी हिस्सा है, ठीक है। और इनके बीच में ये पूरा पोर्शन स्थित है, ठीक है। तो ये पैच वास्तव में जापान के निकट स्थित पश्चिमी गार्बेज पैच और अमेरिकी राज्यों हवाई और कैलिफोर्निया के बीच स्थित ये पूर्वी गार्बेज पैच से निर्मित है। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर कौन कौन सी धाराएं हैं। यहां पर आपकी कैलिफोर्निया धारा है, यहां पर ये वाली धारा आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा उत्तरी विश्वतीय धारा है, नॉर्थ इक्वेटोरियल वाली धारा है, ये भी देख पा रहे हैं। यहां पर आप क्यूरोसिया धारा है, ठीक है। और ऊपर आपकी नॉर्थ पैसिफिक धारा है, उत्तरी प्रशांत धारा है। ये चार धाराओं के बीच में स्थित ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो आपका सही आंसर होगा पहले का डी, कैलिफोर्निया धारा, उत्तरी विश्वतीय धारा, क्यूरोसिया धारा और उत्तरी प्रशांत धारा। दूसरा प्रश्न है आपका, वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा का लक्ष्य वर्ष 2050 तक मीथेन के उत्सर्जनों में 30% की कटौती करना है। यह प्रतिज्ञा ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP26 में की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत भी वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा का हस्ताक्षर करता है। देखिए जो आपकी वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा है इसका लक्ष्य 2050 का नहीं है बल्कि 2030 का है। 2030 तक मीथेन के उत्सर्जनों में 30% की कटौती करने का है। तो यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। सेकंड वाला जो कथन है आपका बिल्कुल सही है। वैश्विक तापमान में कार्बन डाइऑक्साइड के पश्चात सर्वाधिक योगदान मीथेन का है। तो हाल ही में 100 से अधिक देशों ने ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा के बैनर तले वर्ष 2030 तक मीथेन के उत्सर्जनों को कम करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। देखिए भारत ने इस जो प्रतिज्ञा हुई है इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उसका रीजन ये है कि भारत ने इस पर हस्ताक्षर न करने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि भारत का विकास काफी हद तक कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। यानी जो आपका पशुपालन उद्योग है इन पर निर्भर है। तो आप समझ सकते हैं कृषि और पशुपालन उद्योग में मीथेन का सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता है। तो इसलिए भारत ने इस पर प्रतिबद्धता जाहिर नहीं की है, ना ही कोई हस्ताक्षर किया है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन गलत है, केवल दूसरा वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 2 का डी, केवल 2। तीसरा प्रश्न है आपका, पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ग्लोबल स्टॉक टेक का सर्वोत्तम वर्णन करता है। यह देशों की जलवायु परिवर्तन कार्रवाइयों के प्रभाव की प्रस्तावित समीक्षा को संदर्भित करता है। यह हाइड्रोकार्बनों के उत्पादन और उपभोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए आवश्यक समय का वैश्विक अनुमान है। यह मार्केस समझौते के तहत विश्व स्तर पर वनों में मौजूदा 5 मुख्य कार्बन पूलों या भंडारों की पहचान करता है। यह वर्ष 2030 तक कोयला आधारित विद्युत उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों का संयोजन है। देखिए ग्लोबल स्टॉक टेक या देशों की जलवायु परिवर्तन कार्रवाइयों के प्रभाव की
प्रस्तावित समीक्षा को संदर्भित करता है। तो आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। और पेरिस समझौते के तहत प्रत्येक देश को 5 वर्ष में एक जलवायु कार्य योजना प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आपकी जो हाइड्रोकार्बनों का उत्पादन उपभोग को समाप्त करने की जो बात हुई है, ये किगाली समझौते में हुई है। यानी जो आपका किगाली समझौता है इसमें ये बात हुई है, ना कि आपके जो आपका पेरिस समझौते में। तो आपका बी वाला गलत है। सी वाला समझौता अपने आप में लिखा हुआ है, ये आपका मार्केस समझौता है और इसके तहत 5 मुख्य कार्बन पूलों की पहचान करनी है। तो ये भी इससे संबंधित नहीं है। और जो यहाँ पर कोयला आधारित विद्युत उत्पादन की बात हो रही है, इसको समाप्त करने की बात हो रही है, इसके लिए अलायंस हुआ है, पावरिंग पास्ट कॉल अलायंस हुआ है, जिसके तहत वर्ष 2030 तक कोयला आधारित विद्युत उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। तो ये भी इससे संबंधित नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है तीसरे का ए वाला। चौथा प्रश्न है आपका, ताज ट्रेपेजियम जोन ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए स्मारक के चारों ओर एक परिभाषित क्षेत्र है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इस क्षेत्र का गठन केंद्र सरकार द्वारा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत किया गया है। इसमें ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी के विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं। देखिए, आपका पहला वाला जो कथन है ये सही नहीं है। केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 इसके तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1998 में ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन किया है। यानी कि ये जो आपका प्राधिकरण बनाया गया है, ये आपका वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 के तहत नहीं बनाया गया है, बल्कि ये बनाया गया है किसके तहत? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनाया गया है। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। जो आपका ताज ट्रेपेजियम जोन है TTZ, तो इसके दायरे में 3 विश्व धरोहर स्थल, इसमें ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी सहित ये स्मारक इसके शामिल हैं, तीनों स्मारक। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का बी, केवल सेकंड। पांचवा प्रश्न है आपका, हाल ही में बेसिक देश एक जलवायु परिवर्तन गठबंधन के रूप में सुर्खियों में रहे हैं। बेसिक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। बेसिक समूह का गठन पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन में एक समझौते के एक भाग के रूप में किया गया था। इस समूह में बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत और चीन शामिल हैं। यह समूह व्यापक जलवायु वित्तीयन का पक्षधर है, इसे विकसित देश प्रदान करने में विफल रहे हैं। बेसिक समूह का जो गठन है यह 28 नवंबर सन 2009 को 4 देशों द्वारा हस्ताक्षर करके इसका गठन किया गया है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन में नहीं हुआ है, बल्कि जो 4 देश हैं, इन 4 देशों के द्वारा हस्ताक्षर करके इसका गठन हुआ है। तो देखिए, जैसा कि यहां पर नाम आप देख लीजिए, यहां पर बेसिक लिखा हुआ है। तो बेसिक का मतलब क्या क्या है? BA से मतलब है यहां पे ब्राजील से, S से मतलब है यहां पर साउथ अफ्रीका से, और I का मतलब आप जानते हैं इंडिया, और C का मतलब है चाइना। तो ऐसे करके इसको शॉर्ट में बेसिक कहा गया है। ठीक है। सेकंड वाला कथन यहां पर ये सही नहीं है। यानी समूह में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन शामिल हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तीसरा वाला जो कथन है कि यह समूह व्यापक जलवायु वित्तीयन का पक्षधर है, जिसे विकसित देश प्रदान करने में विफल रहे हैं। तीसरा वाला सही है। ये सभी हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र जो हाल ही में औद्योगिकृत हुए हैं, विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के प्रति वादा किए गए जलवायु वित्त को प्रदान न किए जाने के विरुद्ध एक साथ मिलकर ये कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। तो यहां पर आपका केवल तीसरा वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 5वें का बी, केवल थर्ड। छठवां प्रश्न है आपका, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 निम्नलिखित में से किन की स्थापना का प्रावधान करता है, यह आपको बताना है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। देखिए, एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। तो देखिए, इसकी स्थापना जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत की गई है। तो आपका पहला वाला कथन सही है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन जो है सन 2005 में किया गया है, और इसका गठन भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। तीसरा वाला जो कथन है आपका कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, देखिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का भी गठन जो है आपके वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया है। तो तीसरा वाला भी यहां पर सही है। चौथा वाला जो है ये गलत है। देखिए, जो आपका भारतीय पशु कल्याण बोर्ड है, इसका जो गठन है, इसका गठन
क्रूरता का निवारण अधिनियम यानी पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 है, इसके तहत इसका गठन किया गया है। तो यहां पर आपका चौथा वाला गलत हो जाएगा। यहां पर आपका 1, 2 और 3 सही है, तो आपका सही आंसर है छठवें का ए, केवल 1, 2 और 3। सातवां प्रश्न है आपका, प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है, ये आपको बताना है। पहला है, अधिनियम के तहत एकत्र की गई धनराशि को केंद्र और उस राज्य के बीच समान रूप से वितरित किया जाता है जहां वन को साफ किया गया है। 75% से अधिक वन भूमि वाले राज्यों द्वारा प्रतिकरात्मक वनरोपण के प्रयोजन हेतु गैर वन भूमि प्रदान किए जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, प्रतिकरात्मक वनरोपण के लिए भुगतान जो है, तो इसमें क्या है कि 90% राज्य निधि को और शेष जो है 10% राष्ट्रीय निधि को प्राप्त होगा। यानी यहाँ पे 50-50 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर 90% किसको प्राप्त होगा, 90% उस राज्य को प्राप्त होगा और 10% ये प्राप्त होगा केंद्र सरकार को। 50-50 नहीं होगा, यानी समान रूप से वितरित नहीं होगा। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। अधिनियम के तहत एकत्र की गई धनराशि को 10% केंद्र को और 90% राज्य के बीच वितरित किया जाएगा जहां पर वन को साफ किया गया है। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये सही है। अप्रैल 2019 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचित किया कि जिन राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र का 75% से अधिक वन भूमि है उन्हें प्रतिकरात्मक वनरोपण के लिए गैर वन भूमि प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये बिल्कुल सही है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर है सातवें का बी, केवल सेकंड। आठवां प्रश्न है आपका, वायु टूस्कों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा युग्म यहां पर सही सुमेलित है। एक तरफ प्रोटोकॉल है और दूसरी तरफ संबद्ध प्रदूषक हैं। हेलसिंकी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सोफिया, सल्फर डाइऑक्साइड, जिनेवा, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। देखिए, हेलसिंकी प्रोटोकॉल जो है 1985 में बना है। 1985 के हेलसिंकी प्रोटोकॉल का उद्देश्य सल्फर उत्सर्जनों या उनके सीमा पारीय प्रभाव को कम से कम 30% तक कम करना है। यानी ये सल्फर के उत्सर्जन को कम करता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड इसमें आ जाता है। तो आपका पहला वाला जो है गलत हो जाएगा। सोफिया की बात करें तो सोफिया जो है 1988 में बना है, 1988 में ये बना है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जनों या उनके सीमा पारी प्रभाव के नियंत्रण से संबंधित इस प्रोटोकॉल को 1988 में बनाया गया है, यानी ये नाइट्रोजन ऑक्साइड से संबंधित है। तो आपका सेकंड वाला ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड वाला जो है ये आपका सही है। देखिए, जो आपका जिनेवा प्रोटोकॉल है ये 1991 में बना है, यानी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 1991 में इसको अपनाया गया है। और ये जो है ये वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के उत्सर्जन या उनके सीमा पारी प्रभाव के नियंत्रण से संबंधित है। तो ये आपका तीसरा वाला जो है ये सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आठवें का सी, केवल थर्ड। नौवां प्रश्न है आपका, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह पर्यावरण और विकास को संधारणीय भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला विधिक रूप से बाध्यकारी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। भूमि के नीचे और ऊपर कार्बन स्टॉक की प्रवृत्ति एक प्रगति संकेतक है जिसका उपयोग UNCCD द्वारा अपने नवीनतम रणनीतिक फ्रेमवर्क में भूमि के मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए किया जाता है। देखिए, वर्ष 1994 में स्थापित मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर्यावरण और विकास को संधारणीय भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला विधिक रूप से बाध्यकारी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो आपका पहला वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। सेकंड वाला जो कथन है आपका ये भी सही है। भूमि के नीचे और ऊपर कार्बन स्टॉक की प्रवृत्ति एक प्रगति का संकेतक है और इसका उपयोग UNCCD द्वारा अपने नवीनतम रणनीतिक फ्रेमवर्क में भूमि के मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए किया जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका 9 का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 10वां प्रश्न है आपका, वाटर प्लस सिटी टैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है, ये आपको बताना है। शहरों को आगामी 10 वर्षों के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु जल के पर्याप्त भंडार के लिए यह टैग प्रदान किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ सर्वेक्षण मूल्यांकन के तहत इन शहरों को प्रमाण प्रदान किया जाता है।
देखिए, वाटर प्लस सिटी प्रमाणन सीवेज और मल संबंधी कीचड़ के सुरक्षित निर्वहन, मशीनीकृत उपकरणों के प्रयोग से सीवर और सेप्टिक टैंकों की सुरक्षित सफाई, गाज निकालने वाले वाहनों की उपलब्धता, फुहारा करने वाली मशीन, सीवेज उपचार और अन्य मापदंडों में जालीदार आवरण की स्थापना में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने वाले शहरों को प्रदान किया जाता है। तो यहां पर बोला गया है कि ये केवल किसके लिए, जल के पर्याप्त भंडार के लिए टैक्स प्रदान किया जाता है, जो कि गलत है। जल के पर्याप्त भंडार के लिए प्रदान नहीं किया जाता है, बल्कि जो जो चीजें मैंने बताई हैं, यानी कि शहरों को साफ करने के लिए जो उपकरण यूज होते हैं, जो तकनीक यूज होती है, उन सबको अपनाने के बाद ये दिया जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। यह प्रमाणन स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ सर्वेक्षण मूल्यांकन के तहत प्रदान किया जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10 में का बी, केवल सेकंड। 11वां प्रश्न है आपका, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह कन्वेंशन दिसंबर 1993 से प्रभावी है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। यह सभी स्तरों अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक संसाधनों पर जैव विविधता को कवर करता है। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जो आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, यह 29 दिसंबर 1993 से प्रभावी है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला जो कथन है यह भी सही है। यहां पर आपका तीसरा वाला कथन यह भी सही है। सीबीडी में सभी स्तरों पर अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक संसाधनों की जैव विविधता शामिल है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 11 का डी, यानी 1, 2 और 3। 12वां प्रश्न है आपका, परमाणु अपशिष्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। पहला है, यूरेनियम विखंडन के दौरान प्लूटोनियम 239 समस्थानिक एक उप उत्पाद के रूप में उत्पादित होता है। रेडॉन चट्टानों और मृदाओं के माध्यम से वायुमंडल में विसरित हो सकती है। देखिए, प्लूटोनियम 239 एक अन्य परमाणु अपशिष्ट है और यूरेनियम विखंडन के दौरान प्लूटोनियम 239 समस्थानिक एक उप उत्पाद के रूप में उत्पादित होता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाला कथन ये बिल्कुल सही है। चट्टानों और मृदा के माध्यम से रेडॉन जो है ये वायुमंडल में विसरित हो सकती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर 12 का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 13वां प्रश्न है आपका, IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह प्रजातियों की आबादी की पुनर्बहाली का आकलन करने और संरक्षण की सफलता को मापने के लिए एक उपकरण प्रदान करता है। वर्तमान में ग्रीन लिस्ट में शामिल प्रजातियों को संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। देखिए, IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज प्रजातियों की आबादी की पुनर्बहाली का आकलन करने और उनकी संरक्षण की सफलता को मापने के लिए एक माध्यम प्रदान करके रेड लिस्ट को पूरकता प्रदान करता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाला कथन जो है ये सही नहीं है। देखिए, यह एक व्यापक भ्रांति है कि ग्रीन सूची में आकलन की गई प्रजातियों को अब संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। ये एक भ्रांति है। ऐसी प्रजातियों को खतरे के आधार पर अलग अलग स्तर की संरक्षण रणनीतियों की आवश्यकता होती है। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 13 का 1, केवल 1। 14वां प्रश्न है आपका, जैव ईंधन की पीढ़ी और उनके स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा युग्म यहां पर सही सम्मिलित है। जैव ईंधन एक तरफ और दूसरी तरफ खाद्य फसल है। पहली पीढ़ी चावल की भूसी, दूसरी पीढ़ी मक्का, तीसरी पीढ़ी विशिष्ट रूप से इंजीनियर्ड शैवाल। देखिए, पहली पीढ़ी के जो जैव ईंधन है ये पारंपरिक तकनीक का उपयोग करके चीनी, स्टार्च, वनस्पति तेल या जंतु वसा से ये बनाए जाते हैं। पहली पीढ़ी के जैव ईंधनों में बायो एल्कोहल, बायोडीजल, वनस्पति तेल या बायो ईथर और बायोगैस शामिल होते हैं। चावल की भूसी से नहीं बनाए जाते हैं। आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। दूसरी पीढ़ी के ईंधन की बात करें तो ये जो दूसरी पीढ़ी के ईंधन है ये गैर खाद्य फसलों से उत्पन्न होते हैं, जैसे सेलुलोसिक जैव ईंधन और अपशिष्ट जैव भार। तो यहां पर इसके उत्पाद के रूप में बायोहाइड्रोजन, बायोमेथेनॉल ऐसे उत्पाद उत्पन्न होते हैं।
तो ये सेकंड वाला भी यहाँ पे गलत है। तीसरा वाला तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन, तो देखिए तीसरी पीढ़ी के जो जैव ईंधन है ये शैवाल जैसे विशिष्ट रूप से इंजीनियर्ड सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होते हैं और शैवाल से जैव ईंधन का उत्पादन आमतौर पर सूक्ष्म जीवों के लिपिड तत्व पर निर्भर करता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला जो युग्म है ये सही सुमेलित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 14 का डी, केवल थर्ड। 15वां प्रश्न है आपका, दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क 7 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह अवैध वन्यजीव व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए शुरू किया गया एक अंतर सरकारी वन्यजीव कानून प्रवर्तन सहायता निकाय है। 7 को आसियान सदस्य देशों द्वारा लॉन्च किया गया था। यह नेपाल के काठमांडू स्थित सचिवालय से अपनी गतिविधियों का संचालन करता है। देखिए 7 को आधिकारिक तौर पर वर्ष 2011 में भूटान के पारो में लॉन्च किया गया था और यह दक्षिण एशिया में वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। यह नीति सामंजस्य सदस्य देशों में वन्यजीव कानून प्रवर्तन को बढ़ाने के लिए ज्ञान और खुफिया जानकारी साझा करने और क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग के माध्यम से संस्थागत क्षमता को सशक्त करने पर केंद्रित है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला जो कथन है आपका ये सही नहीं है। देखिए यहां बोला गया 7 को आसियान सदस्य देशों द्वारा लॉन्च किया गया, ये गलत है। दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क, इसको साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क शॉर्ट में 7 कहते हैं। तो ये दक्षिण एशियाई देशों का एक अंतर सरकारी वन्यजीव कानून प्रवर्तन सहायता निकाय है और इन देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। तो ये आसियान देशों के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है क्योंकि इसमें आसियान के अलावा सार्क देश हैं। ठीक है, आसियान देश नहीं है यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर सार्क कंट्री है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। थर्ड वाला कथन यहाँ पर सही है। देखिए नेपाल के काठमांडू स्थित सचिवालय से ये अपनी गतिविधियों का संचालन करता है। इसका जो सचिवालय है वो काठमांडू में है। तो यहां पर आपका 1 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 15 का सी, केवल 1 और 3। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।